छोटे शेयरुचि छलांग और हमें दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल मिल चुके हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोगों को जिनको भी सवाल पूछने फटाफट से अपने सवाल भेजना शुरू कर दीजिए और तेज़ी से, ताकि आपके सवाल जल्दी से जल्दी शामिल हो जाएं शो में। पहला सवाल मिला है मनीष शाह साहब का। इनके सवाल है सर, ATGL 657 के लिए हुए हैं और PPL फार्मा इन्होंने 210 रुपये के लिए हुए हैं। अब इन पर लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने तो लिस्ट बहुत लंबी भेजी है सर, मैं उतने तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन ये दो शेयर तो आप बता दीजिए जी। सॉरी, पीपीएल फार्मा 183 195 की जोन में एक्यूमुलेट कीजिए। ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। ट्रेडिंग के लिए गलत काउंटर में घुसे हैं, इन्वेस्टर हैं तो ठीक है। दूसरा एटीजीएल, जब तक 640 नहीं निकल रहा है कोई मोमेंटम बनेगा नहीं। 640 निकलने के बाद 708 तक का पहला मोमेंटम बन जाएगा। एक हमारे दर्शक हैं नमिश साहब, ये बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ मनी 9 सर। टिप्स म्यूजिक पर तो मैं आपका रोज़ सवाल ले लेता हूं, लेकिन एशियाई इंफ्रा पर ले लेता हूं। वैसे तो इस पर भी आपका सवाल आ ही जाता है। 280 के लिए हुए हैं सर, ये होल्ड करें या सेल? सेम व्यू रहेगा सर जो कल दिया था। 290 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी खासी तेजी आ जाएगी। और सपोर्ट जोन इसकी 251, एक मिनट मार्क ही कर लेता हूँ। नहीं, रोज 250 रुपये 60 पैसे तोड़ा तो वीकनेस आएगी। और ऊपर में 288, 287.90 है। 288 के ऊपर टिकने चालू करेगा तो तेजी आएगी। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठवां दिन है जहाँ इनसाइड बार बन रही है, तो प्रोबेबली ये कंसोलिडेशन ही है और ऊपर की तरफ चलना चाहिए स्टॉक को। ठीक है। सेजिलिटी में क्या करेंगे? 53 रुपये का लिया हुआ है कियान सात्रा जी ने। सेजिलिटी 50 डे मूविंग एवरेज 48.69। अगर यहाँ पे कोई बुलिश एविडेंस मिला तो बाई करेंगे। कब कंप्लीट हुआ है? प्रोबेबली हैंडल डेवलप होता है, टाइम लगेगा इसमें। यथार्थ हॉस्पिटल, रोहिणी जी का सवाल है सर, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं क्या? अब प्रमोटर सेल कर रहा है तो अपने लॉन्ग टर्म बाई करने का कोई मतलब नहीं दिखता। 693 टूटने के बाद और तेजी से सेलिंग आती हुई दिखेगी। ठीक है। हर्ष जी का सवाल है जमुना ऑटो सर, क्या रेजिस्टेंस और टारगेट रहेंगे इसके? जमुना ऑटो में एक बार टारगेट कंप्लीट हो चुका है, आज दोबारा बाई दिए हैं, उसमें भी रिस्क फ्री हो चुके हैं। टारगेट दिया है, रिस्क फ्री हो चुके हैं। 126.30 का टारगेट दिए हैं। 124 का हाई बन चुका है, तो ऑलमोस्ट कॉल क्लोज ही है। अब फ्रेश बाई के लिए आज से तो कुछ भी नहीं बचा इसमें। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है रितेश सिंह जी का। ये पूछ रहे हैं राजू इंजीनियर पर फंडामेंटल एंड टेक्निकल व्यू, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। सर टेक्निकल व्यू, स्टॉप लॉस और टारगेट दे दीजिए, मैं राजू इंजीनियर पर देखता हूँ क्या मिलता है मुझे। राजू इंजीनियरिंग। हाँ, ये 72 रुपीज़ का शेयर है। राजू सर, वही फॉर्मूला था। लिस्टिंग के बाद 2 से 3 दिन में अगर आप निकल गए होते, इसको मैक्स कर दीजिए। पूरी ये डाउनसाइड आप बचा लिए होते। ऑल टाइम हाई से नॉन स्टॉप स्टॉक गिरते हुए 51.87% करेक्ट हुआ है। तो एक और एग्जांपल, क्यों आपको 3 से 5 दिन में आईपीओ बेच देना चाहिए और आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए? नहीं करेंगे तो फिर ऐसे ही फंसे रहेंगे। मेरे को कुछ भी होते हुए नहीं दिख रहा है। देखिए, गुजरात बेस्ड कंपनी है, प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीनरी मैन्युफैक्चरर है। इसके जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें 54% रेवेन्यू इनका करीब डोमेस्टिक मार्केट से आता है और बाकी इनका एक्सपोर्ट मार्केट से आता है। एक्सपोर्ट इनके होते हैं अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में, गल्फ़ रीजन में, तो काफ़ी अक्रॉस द कंट्रीज़ होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी होते हैं। इनके जो मेन क्लाइंट्स हैं इंडिया में वो यूफ्लेक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, इंडियन ऑयल, इस तरह की कुछ बड़ी कंपनियां हैं। और देखिए, इनके जो ऑर्डर बुक वगैरह है वो भी ठीक ठाक है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि थोड़ा सा जो शेयर है वो, जैसा अंशुल भाई बता रहे हैं, एक तो बुक वैल्यू वाइज, बुक वैल्यू 18 रुपये की है सर, तो 72 रुपये पर चल रहा है, तो बुक वैल्यू से तो 4 गुना चल रहा है। पी मल्टीपल ठीक है, कंफर्टेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस्ड है। 24 के पी मल्टीपल पर चल रहा है शेयर। मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स और देख रहा हूँ, रिजल्ट्स वाइज ठीक हुआ है थोड़ा। पिछले 3 क्वार्टर से रिजल्ट ठीक हैं, 14-15 करोड़ पर टिका हुआ है। तो 9 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले इस बार कितना प्रॉफिट आता है दिसंबर क्वार्टर में, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा।
लेकिन उसके बाद कंपनी को दिखाना पड़ेगा, ये आखिरी क्वार्टर है, क्योंकि क्यू ऑन क्यू ग्रोथ नहीं आ रही है, वाई ओ वाई ग्रोथ आ पा रही है केवल शेयर पर, जो इनके प्रॉफिट में है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। तो ये 3-4 फैक्टर्स है सर जो आपके साथ मैंने फंडामेंटल डिस्कस किए हैं। अगले आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर सौरभ गोयल जी का। ये पूछे हैं सर, एस्ट्रा माइक्रोवेव 1139 रुपये के लिए हुए हैं, और ऐड कर सकते हैं इस शेयर को? एस्ट्रा माइक्रो नेट स्लो, ट्रेडिंग व्यू स्लो हो गया है। ये एस्ट्रा माइक्रो में सर 1097 का ब्रेकडाउन आया था, लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट नीचे में 934 है, जो ऑलमोस्ट आजकल के सेशन में टेस्ट हुआ है। और अगर आज के सेशन में 934 का ब्रेकडाउन भी आ रहा है, अगर ये ब्रेकडाउन कंफर्म होता है तो आप मान के चलिए कि वीकली पे ओडी आता है, वीकली पे ओडी है 867। अगर 934 के नीचे क्लोज किया तो 867 का प्राइमरी टारगेट खुलेगा। अगेन प्राइमरी टारगेट, नॉट फाइनल टारगेट। ठीक है सर। एक सर आप देखना, एक शेयर आप देखना, जी। अपोलो। अपोलो माइक्रो सिस्टम, आपको याद होगा पुराना विनर था। आप हाँ फिर आप बाद में ये मत बोलना कि बाइंग क्लाइमेक्स कब का हो चुका, आप कहाँ नहीं पढ़ रहे हो। 318 पे आपको बताया था कि बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, 268 का टारगेट है, 268 आ गया, पुल बैक दे रहा है। कोशिश कीजिए जितना पुल बैक में माल छोड़ सकें, क्योंकि नेक्स्ट लेग में 216 रुपए दिख रहा है, जो कि 50 वीक मूविंग एवरेज है। और धीरे धीरे डाउन द लाइन एक आध साल में अगर 154-55 दिख जाए, कोई भी सरप्राइज मेरे को नहीं होगा। नियर अबाउट बाइंग क्लाइमेक्स है, 95% पॉसिबिलिटी है कि बाउंस बैक के बाद 216 और 153 दे देगा। तो 216 और 153 रुपये तक आ सकता है। मैंने उस दिन भी बात की थी इस पर प्रदीप भाई से, तो वो भी देखिए, उन्होंने कहा था कि 250 का एक स्टॉप लॉस, 240 का आई थिंक उन्होंने स्टॉप लॉस बताया था, कि अगर उसके नीचे गया तो ये और बहुत ख़राब हो जाएगा, 238 240 के नीचे। एक्चुअली इसमें खबर ही इस तरह की है कुछ, कि प्रमोटर्स ने, नॉन प्रमोटर्स ने 114 रुपये के भाव पर अपने को बहुत सारे जो कन्वर्टेबल वारंट्स होते हैं वो जारी किए हुए हैं। अब वो जब बिकने के लिए आ रहे हैं, तो पहली बार जब ये 60 लाख बिकने के लिए आए थे तो शेयर 354 से गिरकर अब 270 की रेंज तक आ गया, और अब तो इस बार तो उससे भी डबल साइज़ के आ रहे हैं, जो करीब 1.25 करोड़ आ रहे हैं। तो अब शेयर के लिए थोड़ी सी परेशानी तो होगी कि वो सेलिंग जो होगी उसको एब्जॉर्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ऐसा हमने कई शेयर्स पर देखा है। तो अपोलो माइक्रो पर अंशुल भाई भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा संभल के रहें, क्योंकि ये काउंटर हो सकता है कि जी। मेरे को ये कहानी नहीं पता थी जो आप बता रहे हैं, बट अगर ये एकदम सही है जैसा आप बता रहे हैं, तो फिर मेरे लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रेड फ्लैग हो गया, जिसको हम कहते हैं पद का दुरुपयोग। तो भावना के तहत आप फाइनेंशियली या लीगली कुछ गलत नहीं कर रहे हो, भावना के तहत पद का दुरुपयोग, जिसको कहते हैं खेल भावना, वो नहीं है यहाँ पे। तो पद का दुरुपयोग मानते हुए आई वुड स्टे अवे फ्रॉम सच मैनेजमेंट, क्योंकि नीचे में माल खरीद के आप ऊपर में माल बेच रहे हो, वो भी ढंग से डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो चीजें। मतलब अगर कर भी रहे हैं तो एक सर्कुलर जारी कर देना अपने आप में इंफॉर्मेशन देना नहीं होता है, आपको आके बताना भी होता है कि अगर आपने सस्ते में माल खरीदा और महंगे में बेच रहे हो, तो या तो कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई है इसलिए आप बेच रहे हो, तो बाकी लोग को भी बताओ कि हाँ भाई अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स निकल गई इसलिए हम बेच रहे हैं। तो आप क्लैरिफाई करो ना कि आपने सस्ते में क्यों खरीदा था, महंगे में क्यों बेच रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसी दे दो। तो नहीं, मेरे वो लिए ये ट्रांसपेरेंसी रेड अंशुल फ्लैग। भाई मैं बताता हूँ, ये होता क्या है कि प्रेफरेंशियल इशू जारी किया जाता है इसमें। तो उस समय ये शेयर 114 रुपये ही चल रहा था करीब करीब। आप मई 2025 का ही चार्ट उठा के देखो, मई से पहले ये 100 115 इसी रेंज में चलता था शेयर। उसी समय ये खबर आई थी कि प्रमोटर, नॉन प्रमोटर इसमें फंड डाल रहे हैं 114 रुपये के भाव पर। अब 114 रुपये के भाव पर वो अगर फंड डाल रहे हैं, तो उन्होंने वारंट जारी किए, वारंट कन्वर्टेबल हैं शेयर्स में। अब वो शेयर चल गया उस खुशी में कि 114 रुपये पे जब प्रमोटर, नॉन प्रमोटर इतनी बड़ी कैटेगरी में इतना बड़ा पैसा डाल रहे हैं, तो हम क्यों नहीं खरीदें। तो 114 का शेयर 354 हो गया ये जाकर अगस्त में आई थिंक। तो केवल 5 महीने में ये शेयर सितंबर में आई थिंक, या अगस्त या सितंबर में इसका हाई लगा है। एक बार मैं देख लेता हूँ, आप भी देख लीजिए अंशुल जी। पर मेरा तो बिल्कुल पूरा पैटर्न हाँ, ही क्लियर है ये कि आईपीओ बेस्ड नवंबर में, होता है। ये माफ़ कीजिएगा सितंबर में लगा है 354 रुपये 70 पैसे का हाई। अब आप देखो कि
मई से लेके सितंबर में 5 महीने में ये काउंटर 114 से 354 हो गया इसी खुशी में। अब धीरे धीरे प्रमोटर्स ने और नॉन प्रमोटर कैटेगरी ने वो जो वारंट थे वो कन्वर्ट कराने शुरू किए। अब आप 114 का माल 354 से अगर आपको बेचने की एक अपॉर्चुनिटी है तो आप बेचोगे। हो सकता है रख भी लो आप उन शेयर्स को, आप अपनी इक्विटी बढ़ाना चाहते हो, प्रमोटर तो वो बढ़ा सकते हैं। अगर वो उनको लगता है कि भाई प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो ये कहानी इसमें बन रही है। नॉन प्रमोटर कितना रुकेगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो ये अभी तक रुकने के संकेत दिखे नहीं है इस काउंटर में, क्योंकि वो धीरे धीरे एग्जैक्टली करके। मैं यही कहने वाला था कि रुकने के संकेत दिख नहीं रहे, क्लियर कट वॉल्यूम मतलब सेलिंग में वॉल्यूम दिख रही है और एटीआर एक्सटेंशन में भी वॉल्यूम था। तो रुकने के संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, और जब वो नहीं रुक रहे हैं या संकेत नहीं है उनके रुकने के, तो हमारे रुकने का क्या मतलब है। और दूसरी चीज डस्ट क्लियर कर देता हूँ, कहानी कुछ भी हो, हम कहानी नहीं प्ले करते हैं, हम स्टॉक का चार्ट प्ले करते हैं। ना नाम प्ले करते हैं ना स्टोरी प्ले करते हैं, हम स्टॉक का चार्ट प्ले करते हैं। चार्ट बता रहा है कि यहाँ पे एटीआर एक्सटेंशन क्लियरली विजिबल है, 318 टूटने पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ है, 216 153 का टारगेट खुल रहा है। अब कहानी कुछ भी हो, मैं पहले चार्ट पे बिलीव करूंगा, क्योंकि मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है और 1.5 साल से मैं आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करा रहा हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद क्या होता है। याद कर लीजिए साले रेलवे डिफेंस काउंटर, अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर ना होता तो डिफेंस का भी वही हाल हुआ जो रेलवे का होता। तो मैं चार्ट के साथ जाऊंगा। स्टोरी कैन बी गुड बैड एनीथिंग, बट आई वुड बिलीव ऑन माई चार्ट ओनली। नहीं ठीक है सर, आपकी जो देखिए हर तरह के विद्वान होते हैं, एक चार्टिस्ट हैं, एक फंडामेंटल हैं। मैं तो केवल सबकी मदद करने के लिए हूँ सर, कि न्यूज़ बता देता हूँ कि आपके चार्ट में कन्विक्शन क्यों आनी चाहिए, क्यों नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है के नाम से एक आईडी बना हुआ है, इन्होंने सुपर चैट पर सवाल भेजा है। सोना बीएलडब्ल्यू कब चलना शुरू होगा सर? चार्ट पैटर्न कैसा दिख रहा है आपको? सर सोना बीएलडब्ल्यू मेरे को नहीं लग रहा कि चलेगा। इसमें जो प्रमोटर के शायद उसकी खबर थी, उसके बाद से स्टॉक थोड़ा सा अटक गया था, बट इवेंचुअली उस खराब खबर को ठीक से पचा लिया है और 468 के ऊपर आ गया है। अब डेली मूविंग एवरेज प्रॉपरली अलाइंड है। सिर्फ डेली चार्ट देखता तो मैं बाय दे देता, बट चूंकि मैं मंथली वीकली भी देखता हूँ, वीकली और मंथली में थोड़ा सा टाइम लगेगा डेवलप होने में। तो 468 के ऊपर जब तक टिका है, ये डेवलपमेंट पॉजिटिव साइड में है। जब भी कंप्लीट होगी तब आपको 624 तक की अपसाइड मिल जाएगी। तो चार्ट ठीक लग रहा है, बट क्या आउटराइट बाई कर लेना चाहिए? तो जवाब ना है। जब तक एटलीस्ट 2 टाइम फ्रेम, डेली वीकली मंथली में 2 टाइम फ्रेम अलाइन ना हो, तब तक मैं नहीं बाई करता। तो अभी एक ही टाइम फ्रेम अलाइंड है। देखिए आज बड़ा एक टेक्निकल सवाल मिला है हमें श्रवण सिंह जी का, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। देखिए ये सवाल लेना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इनका सवाल है, फेडरल बैंक में सर शॉर्ट टर्म मोमेंटम है बट एटीआर कैंडल इज देयर, कैन यू कंफर्म? अंशुल जी। और दूसरा कि ऑल्सो शुड वी यूज HLC3 और क्लोज इन EMAs एंड वाई? ये तो ये तो मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ सर कि आप यूज कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज चलती है। आपका कंफर्ट किससे आता है? मेरा कंफर्ट HLC3 से आता है और EMA से आता है। क्लोज से मैंने एग्जांपल भी कई बार दूसरे चैनल पे जहाँ चार्ट लगते हैं ट्रेडिंग व्यू के, बताया भी है, लाइव भी दिखाया है कि क्लोज और HLC3 में बहुत डिफरेंस आ जाता है। जब नियर टर्म मोमेंटम, आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो लॉन्ग टर्म प्लेयर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट शॉर्ट टर्म प्लेयर को क्लोज वाले चार्ट पे पुल बैक कई बार नहीं कंप्लीट होता है, HLC3 पे कंप्लीट होके वहीं से मूव दे देता है। तो आउट ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस मेरा एकदम क्लियर है कि मैं HLC3 यूज करूंगा इनपुट में और EMA यूज करूंगा। दूसरा, फेडरल बैंक पे भी एटीआर एक्सटेंशन नहीं दिख रहा है। एटीआर एक्सटेंशन आप कोड बना लीजिए, कोड आपको ज्यादा हेल्प कर देगा विजुअली देखने में कि एटीआर को 8 या 7 या 10, 7 से 10 जो भी आपको पसंद हो, 7 से 10 के बीच में मल्टीप्लाई करके 50 पीरियड EMA में ऐड कर दीजिए HLC3 EMA। आपको ऊपर ऑरेंज डॉट उसमें प्लॉट कर लीजिए। चैट जीपीटी आपको मदद कर देगा वो बनाने में, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल हमें मिला है सागर रूपराल जी का, यहाँ पर विमता लैब में बाय कर सकते हैं क्या सर? ये पूछ रहे हैं 2 साल के लिए। मैं तो बायर ही रहूंगा सर, मेरे को बुलिश एविडेंस की जरूरत है। मैं विमटा लैब में बायर ही रहूंगा, क्योंकि जितने भी PMS में बात हुई है लगभग सबके रडार पे है और इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम्स भी हैं।
तो आई वुड बी ए बायर। 587 के अराउंड कहीं भी बुलिश एविडेंस मिला, आई वुड बी ए क्लियर बायर। ये एक ब्रेकआउट आया था 587 पे, उसी का रीटेस्ट चल रहा है। और वीकली चार्ट कोई भी लगाएगा तो आप देख लो सितंबर से जो फॉल आई है एकदम मरी मरी कैंडल पे फॉल है, यानी रिटेल को एलिमिनेट किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे ही इंस्टीट्यूशन एंटर करना चालू करेंगे आपको वॉल्यूम कैंडल पे सिग्नेचर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम सिग्नेचर इंस्टीट्यूशन दिखा, आई वुड बी अ बायर इन दिस। मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। इसको लेके 2-3 साल छोड़ देंगे, लंबा पैसा कमाएंगे। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टाइमिंग आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे, रोज सवाल पूछेंगे, रोज मैं वही बोलूंगा कि ट्रेडिंग के लिए नहीं है, इन्वेस्टिंग के लिए। एक हमारे दर्शक हैं गोपी कन्नडा चट्टोपाध्याय जी, बड़ा लंबा सर का है आईडी, लेकिन इन्होंने बहुत ऐसी बात कही है अंशुल जी, आपको शायद पसंद आए। बोल रहे हैं कि आई रेस्पेक्ट अंशुल सर फॉर हिज स्ट्रेट एंड बोल्ड पर्सनैलिटी एंड गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू सर। अंशुल भाई, आपकी पर्सनैलिटी लोगों को पसंद भी आती है, ऐसा नहीं है कि आपका बोल्ड अंदाज सभी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ जी अंशुल जी थोड़े सख्त टीचर हो आप, बस मैं ये कह सकता हूँ। सर ये तो आपको बाजू में बैठने वाले से पूछना चाहिए। अगर आपको यही सख्त लग रहा है तो बाजू वाला तो अब तक आत्महत्या कर चुका होता है, लेकिन बाजू में बैठा है तो आज सीख साख के बढ़िया हो गया है। चलिए बढ़िया है। एक सवाल हमें मिला है अली जेबा जी का, प्रिसीजन वायर बाय कर सकते हैं कैसा करंट लेवल्स पर? प्रिसीजन वायर, प्रिसीजन वायर, प्रिसीजन वायर बाइंग करना तो चाहिए लेकिन इमीडिएट बेसिस पे नहीं करना चाहिए। मैं आपको रीजन बताता हूँ। प्रिसीजन वायर में 219 रुपए पे वीकली चार्ट पे एक बड़ा ब्रेकआउट आया था। कोई भी वीकली चार्ट लगाएगा तो आपको दिखेगा 54 वीक्स का कपनैंडल ब्रेकआउट 27 अक्टूबर को आया था 213 पे, वहां से गया 276। अब ये तीसरा हफ्ता है जहां पे इनसाइड बार है और प्रोबेबली अगले 2 हफ्ते और इनसाइड बार रह सकती है। उसकी वजह यह है कि ये 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए साइडवेज है। जब पूरी तरीके से 10 वीक मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए और नैरो बार बने, अब आपका सवाल होगा कि मेरे को पता कैसे चलेगा। एग्जाम्पल होगा आपका 8 सितंबर और 15 सितंबर वाली वीकली कैंडल, उसको देखिए HLC3 EMA पे बिल्कुल रेस्टिंग करती हुई नैरो कैंडल थी। उस टाइप का फॉर्मेशन जैसे ही बनेगा, बनने में 3 हफ्ते 2-3 हफ्ते लग सकता है। अगर बनता है तो उसका ब्रेकआउट बाय कर लीजिएगा, फटाफट 325 रुपए मिलेगा। तो क्विक मूव वाला काउंटर डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा ढंग से डेवलप हो जाने दीजिए, अच्छा ट्रेड बनेगा। अगर बनेगा तो हम बाई जरूर देंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सनी जी का, हिंडाल्को और इरिडा, इन दोनों पर इनकी पोजीशन है, क्या करें सर? पोर्टफोलियो में 13% का लॉस है। देखिए इन्होंने बहुत सारे शेयर लिखे हैं, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमने कल भी डिस्कस किया था, ओएनजीसी है, टीएम टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है, आईओसी है। कुल मिला के इनके पोर्टफोलियो में 13% का लॉस है। हिंडाल्को 806 का लिया हुआ है और इरिडा 180 का। मुझे लग रहा है ये ज़्यादा लॉस दे रहे हैं। अंशुल भाई बताएं इन पर क्या करें? सर हिंडाल्को देखिए आपने महंगा लिया है। हिंडाल्को या तो आपको इस डिप में 772 में लेना चाहिए था, या 700 के ब्रेकआउट पे लेना चाहिए था, या जब बॉक्स लो फेल कर रहा था 558 और हमने रिकमेंड करना स्टार्ट किया था 595 पे, जब बॉक्स लो फेल कंफर्म हो गया था 595 पे, तो इतना महंगा जाके लेंगे तो पुल बैक में आपको वेट करना पड़ेगा। नेचुरल रिएक्शन है, कोई बहुत बड़ा पुल बैक आते हुए नहीं दिख रहा है। स्टॉक को छोड़ देंगे 1 आध साल तो आपको आराम से 1000+ के टारगेट बहुत आराम से मिलेंगे। अप ट्रेंड में कोई भी दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेशन में चल रहा है, चौपी रहेगा, इवेंचुअली 1000 रुपए जाना है। तो घबरा के आप यूनाइटेड स्पिरिट जैसे 50 रुपए नीचे बेच देंगे और बाद में मुंह देखते रह जाएंगे तो अलग बात है। तो आपकी घबराहट ही लॉस देगी, स्टॉक आपको लॉस नहीं देगा। छोड़ देंगे तो 1000 रुपए मिल जाएगा। और इरिडा में सर ये भी काफ़ी समय से फंसा हुआ शेयर चल रहा है, 180 का लिया हुआ है इन्होंने। इरिडा में वो ब्लू कैप वो वाला वो जो इवेंट हुआ था उसके बाद से थोड़ा सा स्टॉक में इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट खत्म हो गया है। हालांकि मेजर सपोर्ट के आसपास है, आप समय दे सकते हैं तो ठीक है। बाकी आई वुड सजेस्ट कि आप पहले इसको स्विच कर लीजिए। आप इसको यहाँ से जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में स्विच कर दीजिए, अदानी एनसॉल में स्विच कर लीजिए, अदानी पोर्ट या एंटरप्राइज में स्विच कर लीजिए। जब तक वो स्टॉक आपको 20-30% रिटर्न देंगे तब तक ये स्टॉक आपको यहीं पे और अपना टाइम स्पेंड करता हुआ मिल जाएगा। तो वहां प्रॉफिट बुक करके इसको ले लीजिएगा। तो उस हिसाब से इमीडिएट 2-3-4-6 महीने के हिसाब से स्विच कर लेना ज्यादा बेहतर है। 6 महीने बाद भी आपको यहीं मिल जाएगा, वहां ले लीजिएगा। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं, इनका सवाल है, ऑन स्टाइल करके दर्शक हैं, बोल रहे हैं कि देव एक्सलरेटर और 48 रुपीज़ की बाइंग है, 4,000 शेयर हैं। अंशुल भाई इनके पास, शॉर्ट टर्म में बता दीजिए कब तक आएगा ये इन लेवल्स पर। देव एक्सेलरेटर, ये शायद सर या तो ये नया स्टॉक है क्योंकि आईपीओ डी में नाम नहीं ई सुना वी है। डी ई वी एक्स के नाम से आईडी बना Next, हुआ है इसका। ये या तो ये नया स्टॉक है या फिर ये एसएमई से आया है, आई एम नॉट श्योर क्योंकि इसका चार्टिंग डेटा बहुत ज्यादा नहीं है। और जिस दिन से आया है 17 सितंबर से एनएससी बीएससी दोनों पे आया है, मैक्स कर दीजिए इसको, कंटिन्यू गिरता जा रहा है। तो फिर वही चीज रिपीट हो गई, 3 to 5 डेज में आईपीओ स्टॉक क्यों बेच देना चाहिए और आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। फिलहाल आईपीओ बेस बनने की कोई भी प्राइमा फेसी भी इंडिकेशन नहीं है, तो मैं अवॉइड लिस्ट में ही ज्यादा रखूंगा। वो अवॉइड तो ठीक है, ये अवॉइड कैसे करेंगे अंशुल जी? 48 का लिया हुआ है, अब ये अवॉइड नहीं कर सकते, डिसीजन ही लेना पड़ेगा इन्हें तो। सर आपकी जगह मैं होता, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको क्या करना है, मैं ये बता रहा हूँ आपकी जगह मैं होता और गलत डिसीजन मैंने ले लिया, उसको मैं तुरंत सुधार लेता, एग्जिट कर देता। अच्छा, एग्जिट करके क्या लेते फिर? अगर मैं स्विंग ट्रेडर होता तो मैं वेट करता, जैसे जमुना ऑटो सुबह मिल गया या इस टाइप का कोई स्टॉक। स्विंग ट्रेड तो देखिए तुरंत तुरंत होता है, ये प्री मार्केट का काम नहीं होता है। जब ब्रेकआउट आ रहा है तब देन एंड देयर एक्शन लेना होता है। और अगर इन्वेस्टर होता तो मैं कहीं भी अदानी पोर्ट, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, इस टाइप के शेयर में डाल के एक आध साल के लिए तकिए के नीचे दबा के सो जाता। ये तो छोटा ही सा लॉस है, इससे कई गुना ज्यादा प्रॉफिट में निकाल चुका होता। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, भुज जेश, पता नहीं, बड़े अजीब अजीब से नाम है, भुज के नाम से आईडी बनी हुई है, वीएमएम पर एंट्री ले सकते हैं क्या? वीएमएम, देखिए वीएमएम में अगर आपने आईपीओ बेस ब्रेकआउट प्ले किया होता, आपको अच्छा पैसा मिला होता। 145 के आसपास एग्जिट जो मिला है आईपीओ बेस ब्रेकआउट से, उसके बाद से अभी तक कोई ट्रेड डेवलप ही नहीं हुआ है, बल्कि 138 का सपोर्ट भी टूटा है। अभी नहीं करना है, लेट इट फॉर्म आईपीओ, सेकेंड आईपीओ बेस, उसके बाद बाई करेंगे। तो बेस कहाँ बनेगा, कहाँ पिवट आएगा, ये प्रीएम्प्ट करने की जगह शांति से बेस बनने का वेट कीजिए। जब बन जाएगा तो वीएमएम हमारी लिस्ट में हमेशा होता है, ठीक ठाक होल्डिंग है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, मार्जिन अच्छे हैं, तो हमारी लिस्ट में हमेशा ही है। तो जब भी बेस बन के ब्रेकआउट देगा हम दोबारा बाई देंगे। पहली बार 117 से 145 प्ले कर चुके हैं, अब ये हजम कर रहा है, हजम करने दीजिए इसको। ठीक है। वितु राय जी हैं, ये बोल रहे हैं कि अंशुल जी, आपका 3.5% वाला फॉर्मूला कमाल कर गया, सारे शेयरों से बाहर हो गया हूँ, बस अब अदानी ग्रीन और टाटा टेक में रुका हुआ हूँ, उसमें भी प्रॉफिट ही हो रहा है, थैंक यू सो मच। अंशुल भाई, ये 3.5% वाला जो आपका फॉर्मूला था, थोड़ा सा इसको एक बार फिर बता दें बाकी दर्शकों को भी, ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, एटलीस्ट उनको स्ट्रैटेजी मिल जाए कि किस तरह से वो अपने पोर्टफोलियो को ठीक कर सकते हैं। सर देखिए, जब हम स्विंग ट्रेड करते हैं तो हम 3.5% का स्टॉप लॉस लेते हैं, 8% का टारगेट लेते हैं, ताकि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हो। ये हाफ पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी है, बाकी हाफ भी नहीं कहूंगा, दिस इज जस्ट 5% ऑफ द स्ट्रैटेजी। बाकी 95% ऑफ द स्ट्रैटेजी जो प्रॉफिटेबल आपको बनाएगी वो है कि पर ट्रेड 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, उस हिसाब से क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं, ताकि अगर एक दो में स्टॉप लॉस कटे और एक में टारगेट हो तो हम सही 33% होंगे, लेकिन ब्रेक इवन पे होंगे। लेकिन अगर दो चले और दो नहीं चले तो हम नेट प्रॉफिटेबल होंगे, भले 50% सही होंगे। तो 33% सही रहना आपको ब्रेक इवन बनाए रखेगा, 50% आपको नेट प्रॉफिटेबल कर देगा। 66 से 70% अगर आप पहुंच गए, आप बम्पर पैसा कमा लेंगे। तो जिनको ये लगता है कि मैंने जो शेयर लिया है बस वही स्टॉप लॉस ना खाए, बाकी आपके 100 में से 99 स्टॉप लॉस खा जाए, मीरा वाला ही ना खाए, तो आप वंडरलैंड में जी रहे हैं। स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं होता है, इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा के रखनी होती है कि कम से कम 4-5 शेयर में ट्रेड किया है, दो चले, तीन नहीं चले, तो भी आप 50% या 33% भी सही रहे तो ब्रेक इवन रहेंगे, 50% भी रहे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे, 70% कर लिया तो बम्पर पैसा बन गया। और 100 ट्रेड तक इस चीज को रिपीट करेंगे तो आपको एक आपकी आंखें ट्रेन हो जाएंगी कि कहाँ ब्रेकआउट बनते बनते नहीं बनते हैं, कहाँ बन रहे हैं, कहाँ फेल हो रहे हैं। कई बार स्टॉप लॉस से पहले ही निकल जाते हैं क्योंकि ब्रेकआउट के दिन नीचे आके क्लोज कर दिया, वो बफर ही नहीं मिला जहाँ होल्ड करना है। तो इस टाइप की
एक्सपीरियंस आपको शॉर्ट ट्रेड करते करते आ जाएगा। एक ही शेयर ले लिया, एक ही ट्रेड ले लिया, उसमें 70-80% कैपिटल खो दी, तो आपने एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। बिल्कुल ठीक है सर। इस तरह की स्ट्रेटेजी बताते रहिए, क्योंकि सर होता क्या है इस समय दर्शक परेशान है, मैंने जैसे शुरू में भी कहा। और थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जब लॉसेस होते हैं तो कुछ ना कुछ एक राहत मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। एक हमारे दर्शक हैं कार्तिक गुप्ता जी, वो मेरे से नाराज़ हैं। भाई गुप्ता जी, आपका नाराज़ होना बनता भी है, मैं भी इस बात से नाराज़ हूँ, अपने आप से ही नाराज़ हूँ कि आपका सवाल मैंने क्यों नहीं लिया, सुपर चैट पर आपने भेजा था। सॉरी सर, मैं आपका सवाल आज लेता हूँ, और मैं आपको एक सजा के तौर पे एक चीज़ कर सकता हूं मैं आपके लिए। आपका आज का सवाल तो लेता ही हूं, आप कल और भेजना या अभी और भेजना एक सवाल, मैं आपका एक सवाल और लूंगा। इनका सवाल है पिरामल फाइनेंस, 1320 रुपए के इन्होंने लिए हुए हैं कुछ शेयर, स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं अंशु जी। पीरामल फाइनेंस, सर इसका बहुत ज्यादा चार्टिंग डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन पुराने और नए को अगर क्लब कर लूं तो जो टारगेट था 1700 करीब का वो बन चुका है, 1785 का हाई बना है। जब पिरामल एंटरप्राइज डीलिस्ट हो रहा था तब भी हमने बाई दिया था, डीलिस्ट होके पिरामल फिनेंस आपको मिला है। 1700 करीब का टारगेट था जो हो चुका है। पुल बैक में अब 1464 मिल सकता है, 1464 के अराउंड बुलिश एविडेंस मिला, आई वुड बी अ बायर। मेरे को ये काउंटर करीब करीब 2200 रुपए जाते हुए दिख रहा है, बट पहला लेग खत्म हुआ है, दूसरा लेग कई बार 4 हफ्ते 8 हफ्ते में बन जाता है, कई बार 6-8 महीने 1 साल से ज्यादा ले लेता है, तो मैं प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा। सेकंड लेग के लिए जब बेस रेडी हो जाएगा तब बाई करूंगा, लेकिन ये मेरे बाई लिस्ट में रहेगा। इरफान रोशन जी प्राइम मेंबर बने हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत इरफान भाई। अगला सवाल हमें मिला है चंदन जी का, ये भी सुपर चैट पर मिला है, देवानगिरी शुगर पर। सर 8% का प्रॉफिट मिल रहा है इनको, ले लें या अभी होल्ड करें? सर कल हमने प्रॉफिट बुकिंग 4 रुपए 30 पैसे के आसपास सजेस्ट की थी, और आपके शो में शायद सवाल आया था, तब भी मैंने सजेस्ट किया था कि हर बार हम 4.10 4.30 के ब्रेकआउट के लिए बैठे हैं और स्टॉक ने पुल बैक दे दिया है। तो कल हमने प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी है, जैसे ही 4.10 के नीचे आना स्टार्ट किया था एक बार एग्जिट कर चुके हैं, जब नया ट्रेड बनेगा तब वापस री एंटर कर लेंगे। 360 370 की जोन का लिया, 4.10 मिल रहा था, बेच के एक बार कल। और लाइव शो में मैंने बताया था, अब आपके पे या रजत के पे मेरे को याद नहीं है, बट 4.10 पे एग्जिट की सलाह हमने दी थी। मेरे शो में शायद नहीं दी थी, कि कहीं और दी होगी अंशुली। चलिए अगला सवाल हमें मिला है कलर आइडियाज़ के नाम से, एक सुपर चैट है। बजाज फाइनेंसर 1120 रुपए के लिए हुए हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू जानना चाहते हैं टिल दिसंबर। बजाज बजाज फाइनेंस ट्रेडिंग लाइक तो अभी कोई पैटर्न इसमें है नहीं, चॉपीनेस है, बेस बनाने की कोशिश है। मंथली चार्ट पे 2 महीने की टाइट क्लोजिंग है, तो प्रोबेबली इस महीने और शायद ये टाइट क्लोजिंग में जाएगा, तो दिसंबर में आपको बहुत ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले, प्रोबेबली जनवरी में मिलेंगी। इवेंचुअली स्टॉक को 1200 रुपए जाना है, जो 771 रुपए से हम बोलते आ रहे हैं, तो अभी भी 1200 में कोई दाग नहीं है, आ जाएगा। आई डाउट कि ये ट्रेडिंग काउंटर है, इसमें बहुत पेशेंस रखना होता है, क्योंकि जब चलता है तो 8-10 दिन कंटिन्यू चलता है, फिर महीना 2 महीना शांत रहता है। तो आई डाउट कि ये ट्रेडिंग काउंटर है, बट 1200 रुपए जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। करारो इंडिया, इस पर 400 शेयर लिए हुए हैं 500 के भाव पर, इनको 10% से ज़्यादा का प्रॉफिट भी आ रहा है सुभाष मेहता जी को, इस पर आपका व्यू? इसमें ठीक ठाक एफआईआई होल्डिंग है सर। आईपीओ के बाद देखिए, अगेन ये भी एक काउंटर है जहां पे आप आईपीओ क्यों 3 से 5 दिन में निकल जाना चाहिए और बेस बनने का वेट करना चाहिए, उसमें क्लियर है। 66 दिन में 63% करेक्ट हुआ था। सर सर शो पे हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, शो पे हूँ थोड़ी देर में। 66 दिन में 63% करेक्ट हुआ था, उसके बाद अच्छा पुल बैक लेके बेस बना रहा है। आईपीओ बेस का अपर एंड 580-85 के आसपास है, तो ये बेस जब प्रॉपरली कंप्लीट होके 580-85 का ब्रेकआउट देगा, आई वुड बी ए बायर, तब 800 850 निकलेगा। एक बार इसको मैक्स कर देंगे तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। फरवरी के जो हाई थे उसके पास आया है, वहां पे अगर राइट साइड अच्छी डेवलपमेंट होती है तो 800 रुपए जाएगा, तो वॉच लिस्ट में है, इमीडिएट तो बाई नहीं कर रहा हूं मैं। एक हमारे दर्शक हैं देव चटर्जी जी, ये बोल रहे हैं कि सर 6 महीने से देख रहा हूँ, क्वेश्चन एक बार भी नहीं लिया है। या चटर्जी साहब, ऐसा तो मैं कोशिश नहीं करता हूँ, मतलब मैं तो हर दर्शक का सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। वो चीज़ अलग हो सकती है कि किसी दिन नहीं ले पाया होऊंगा, लेकिन चलिए आपकी शिकायत है तो दूर करते हैं।
इनका सवाल है अंशुल जी का। बोल रहे हैं अंशुल, काश पहले अंशुल जी का डांट पड़ता तो कुछ ठीक कर लेते। अभी इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं फॉर 2028 के लिए। पीपीएल फार्मा, एम&एम फाइनेंस और अदानी ग्रीन इनकी कैपिटल में हैं। 2 लाख रुपए इनके पास हैं। 5 शेयर फॉर 2028, 2 लाख कैपिटल ऑलरेडी बाय पीपीएल, एम&एम फाइनेंस और अदानी ग्रीन। हाँ जी अंशुल भाई, वैसे एक दो तो शेयर हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये 2028 तक के लिए रखना चाहते हैं ये 3 शेयर, ठीक है ये तीनों? एकदम ठीक है सर। इसमें 5 शेयर की बात कर रहे हैं तो 2 शेयर आप ऐड कर लो, एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशन आप ऐड कर लो और एक ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ऐड कर लो। अच्छा खासा करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, 2 क्वार्टर बेहतरीन रिजल्ट और 399 आराम से खड़ा कर देगा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। ये स्टॉक है जो आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अगर आप 3 से 5 साल का पोर्टफोलियो रखे हैं और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा नहीं रखे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। अब फिर आप ट्रेडिंग के लिए लेके फ्रस्ट्रेट होंगे और फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालेंगे। मेरी चमड़ी अब मोटी हो चुकी है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन्वेस्टर हैं और ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, आप गुनाह कर रहे हैं। आप बहुत बेहतरीन इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं। 3 से 5 साल ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, पापा के पोर्टफोलियो में नाती पोतों के हिसाब से ये भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो भाई ये डिस्क्लेमर है और अंशुल जी ने खुद अपनी फैमिली में उन्होंने लिया हुआ है। अब इससे ज़्यादा डिस्क्लेमर और इंसान क्या दे सकता है। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर विष्णु जी का। ये बोल रहे हैं, पहले तो नमस्कार विष्णु जी। 400 शेयर लिए हुए हैं शिल्पा मेडिकेयर के, सर इसमें क्या करें? 400 रुपये के भाव के शेयर लिए हुए, माफ़ कीजिएगा। 400 के भाव में थोड़ा सा भी दिक्कत है सर। मंथली चार्ट पे थोड़ी वीकनेस जरूर आई है, बट 320 टूटने पे ये वीकनेस गहराएगी। तो अब अगर आप 400 पे लिए हैं, मैक्सिमम डाउनसाइड ऐसा लग रहा है कि निकल गई है। 320 के आसपास आके ये शायद बेस बनाना स्टार्ट करेगा। बट आई वुड सजेस्ट कि 320 का स्टॉप लॉस जरूर ले लें, क्योंकि अगर उसके नीचे निकला तो दिक्कत में आ जाएगा, डबल टॉप कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल के लिए 320 जब तक प्रोटेक्टेड है, होल्ड कीजिए। 2 क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए हैं, 228% और 146% डीपीएस ग्रोथ, 10 और 8% सेल्स ग्रोथ। और पिछले 2 क्वार्टर में मार्जिन जो 14, 15, 16% के आसपास थी, वो 20 और 21% आई है। प्रोबेबली इंस्टीट्यूशंस लौटने चाहिए, बट अभी तो फ्रेश बाइंग तो नहीं करना है, क्योंकि प्रीएम्प्टिव हो जाएगा। मूविंग एवरेज अलाइन हो जाएंगे तब बाई करेंगे, है तो होल्ड कीजिए। ठीक है, आशीष सिंह जी हैं तेजस नेटवर्क पर पूछ रहे हैं, 800 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें सर? 2 महीने का व्यू है। तो तेजस नेटवर्क मेरे को याद है 1700 नहीं 1230, इस पे जब बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था तब से हम टारगेट डिस्कस कर रहे हैं 510 और 383। 510 आ चुका है, 383 भी स्लो एंड स्टडी आ जाएगा। मे बी एक बाउंस बैक 580 तक दे के आएगा या यहीं से आएगा, कहना मुश्किल है। बट 383 बाइंग क्लाइमेक्स का लेवल आ जाएगा। जिसको अपोलो माइक्रो पे थोड़ा भी डाउट है नीचे आने पे, एक बार तेजस नेटवर्क, अगर रेलवे डिफेंस आपको नहीं देखना है, बहुत ओवर ऑप्टिमिस्टिक है उस पर, तो आप तेजस नेटवर्क देख सकते हैं, एचईजी देख सकते हैं, ट्रेंड देख सकते हैं जिसमें एक्सट्रीम ओवर हाइप थी और 72, 77 टूटने के बाद आज 46, 41, 96 खड़ा है। तो एक बार इन चार्ट्स को देख लीजिए, फिर अपोलो माइक्रो देख लीजिए। जी, एसके आहूजा साहब हैं, ये बोल रहे हैं सर इन्फी बीम इन्होंने 5000 शेयर 20 रुपये 11 पैसे पर लिए थे। स्टॉप लॉस जो आपने 19 रुपये का दिया था वो नहीं लगाया, लेकिन अभी 18 रुपये 80 पैसे है। तो अंशुल जी इस एडवाइस को मानूं या क्या करूं? अभी 20 पैसे जी मैं तो क्लियरली मानता, 1880 के नीचे क्लोज पे मैं एग्जिट करता। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। कितना भी अच्छा हो, अगर स्टॉप लॉस कट रहा है, यानी कहीं ना कहीं या तो हमारी रीडिंग में दिक्कत है या मार्केट में कोई ना कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता। मैं किसी भी तरह स्टॉप लॉस से खिलवाड़ नहीं करता। इट इज ऑलवेज इजी टू री एंटर देन होल्ड अ लूजिंग पोजीशन। जिसने भी रेलवे डिफेंस या इन स्टॉक को एग्जिट कर लिया होता है, आपको आज तक री एंट्री मिली ही नहीं। तो आप इस तरीके से देखो ना कि हमेशा री एंटर करना आसान है, बजाय लूजिंग पोजीशन को 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80% नीचे देखना। छोटा सा लॉस है, 1880 के नीचे क्लोज करे तो लेके निकलिए, 20-10 के ऊपर री एंटर कर लेंगे। आज मान लीजिए आपका कैपिटल का 1% गया, 20-10 के ब्रेकआउट के बाद दोबारा लिया और 24 हो गया, तो आपको 5 आर मिल जाएगा या 2 आर तो मिल ही जाएगा। तो आपका लॉस कवर होकर नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि 20-10 का ब्रेकआउट आने के पहले 10 रुपए चला गया,
आपकी कैपिटल आधी हो जाएगी, फिर आपसे बेचा ही नहीं जाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू एग्जिट एंड इजियर टू री एंटर देन होल्डिंग अ लूजिंग पोजीशन। इसको लिख के सामने चिपका लीजिए, फायदे में रहेंगे। एक हमारे दर्शक हैं के इनका सवाल है क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर 340 रुपए में इन्होंने बाय किया हुआ है, एक साल के लिए क्या विजन रहेगा? तो ब्रॉम्पटन ग्रीव में 257 का टारगेट था पोस्ट बाइंग क्लाइमेक्स, 257 244 की रेंज वो आते हुए दिख रहा है। मेरे को कहीं से भी बाइंग नहीं दिख रही है। बाउंस बैक कब आता है प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। मे बी सपोर्ट जोन टेस्ट करके बाउंस बैक आ जाए, बट काउंटर नहीं अच्छा है, आपके वॉच लिस्ट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशापुरा माइंड कैम 50 शेयर है, 750 रुपए के, जबरदस्त चला है अंशुल भाई ये शेयर। इस काउंटर पर क्या आपको अब डाउन ट्रेंड दिख रहा है? आशापुरा माइन, सर आशापुरा माइन में हम बुलिश तो थे, लेकिन अब इतना बढ़ चुका है लगभग। मेरे को याद है ये ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे 44 से हमने प्ले किया है 3-4 बार। अब नहीं प्ले कर रहे हैं, क्योंकि स्टैन विंस्टीन अगर किसी ने पढ़ा है स्टेज एनालिसिस और बेस एनालिसिस, छठवां पांचवां छठवां बेस है, तो यहाँ पे मेरे को नहीं इंटरेस्ट है। अगर आपके पास लॉन्ग है तो स्टॉप लॉस भी बहुत नीचे है, 589 का स्टॉप लॉस बनता है। मैं नहीं करता स्टॉक को यहाँ पे, फ्रेश बाई तो बिल्कुल भी नहीं करता। अगर मेरे पास होल्डिंग होती तो मैं एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस 660 का और सेफ स्टॉप लॉस 589 का लगाता। फ्रेश बाइंग तो मैं कतई नहीं करता। प्रकाश भिड़े जी हैं पुणे से, ये बोल रहे हैं कि सर इंडिया इन्फो लाइन के कुछ शेयर पड़े हुए हैं 520 रुपए के, पूछ रहे हैं प्रॉफिट बुक करें या अभी होल्ड करें? तो देखिए आईआईएफएल, मेरे ग्रह नक्षत्र न्यूमरोलॉजी को ये ब्रोकिंग स्टॉक सूट नहीं करते हैं, इसलिए मैं जनरली नहीं बताता हूँ। बट आईआईएफएल में 69 वीक्स का कप एंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 532 पे 4 हफ्ते पहले। लास्ट वीक बढ़िया फॉलो थ्रू मूव मिला है, एक आध हफ्ते शांति से काट सकता है, बट जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट लगभग 700 से 800 रुपए है, मतलब नियर अबाउट 800 है। बट 700 एक एक्सटेंशन का रेजिस्टेंस है, तो आप 700 से 800 बीच का टारगेट पकड़ के चलो। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं ये पूछ रहे हैं कि सर लेटेंट व्यू 640 शेयर हैं 483 रुपए के, 3 साल से फंसे हुए हैं, क्या करें सर? प्रकाश शर्मा जी हैं। लेटेंट व्यू अब 3 साल से, हाँ ठीक है, 3 साल से फंसे हैं तो अब जस्टिफाइड भी हैं, क्योंकि 3 साल पहले मैं बताने नहीं था कि आईपीओ स्टॉक 3 से 5 दिन में बेच लेना चाहिए, फिर आईपीओ बेस बनने का वेट करना चाहिए। अब अभी जाके ऐसा लग रहा है कि आईपीओ बेस इसने 2022 अप्रैल से चालू किया है, जो कि 550 के ऊपर टिकने पे ब्रेकआउट कंफर्म होगा। तो हाँ, आईपीओ बेस बन रहा है, 909 दिन हो चुके हैं। प्रोबेबली यहाँ से अभी और समय ले सकता है, बट प्राइमा फेसी आईपीओ बेस बन रहा है। अब बेचने का कोई मतलब नहीं रह गया। 3 से 5 दिन में बेच लिए होते तो ये 909 दिन की फ्रस्ट्रेशन आप बचा लेते। 909 दिन झेल लिए तो और थोड़ा सा झेलिए, 550 का ब्रेकआउट लेके 900 950 तक चला जाएगा। ठीक है, मोहम्मद रफीक साहब का सवाल है, पराग मिल्क 352 रुपए के लिए हुए अंशुल जी, इसमें कोई टारगेट स्टॉप लॉस? पराग मिल्क 316 रुपए के नीचे एकदम खराब हो जाएगा चार्ट, और फिर पुल बैक आएगा ब्रेकआउट रीटेस्ट करने। 262 का जो ब्रेकआउट था उसको शायद टेस्ट करने जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि इसको आप अपने 1-1.5 साल वाले पोर्टफोलियो में डाल के छोड़िए। शायद शॉर्ट टर्म में ना रिटर्न दे, बट इवेंचुअली ये स्टॉक आपको 450 से 500 रुपए आराम से देगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए 316 के नीचे खराब होगा, शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं तो वहां पे एग्जिट करके नेक्स्ट ब्रेकआउट पे री एंटर कर लीजिएगा। लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो 262 करीब ऐड कर लीजिएगा अगर मिल जाए तो। दोनों केस में 450 से 500 के टारगेट मिलेंगे आपको। ठीक है, विकास प्रधान जी का सवाल है सर, बजाज हाउसिंग 1000 शेयर हैं 135 रुपए के, क्या करें? आज काफ़ी लॉस बढ़ गया है, 1 से 2 साल रख सकते हैं? आज अंशुल भाई इसमें ब्लॉक डील भी आई थी 97 रुपए पे, प्रमोटर ने ही 2.35% स्टेक बेचा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इनके बजाज फाइनेंस इनके प्रमोटर हैं, जिनके पास ऑलमोस्ट 88% स्टेक है। अभी तो केवल 2.25% स्टेक और उन्होंने सेल किया 97 रुपए पर। इस तरह की खबरें ब्लॉक डील की, तो ये शेयर बुरी तरह से गिर गया, क्या करें सर? तो 11% का फ्री फ्लोट है, 25% का फ्री फ्लोट होना चाहिए, यानी अभी 14% माल बिकना है, जिसमें से आप बता रहे हैं कि आज 2% करीब माल बिका है। तो 12% अभी और कंपनी बिकने आएगी। तो जैसे लेटेंट व्यू में 909 दिन का आपने फ्रस्ट्रेशन झेला, इसमें भी शायद 3-4 साल का फ्रस्ट्रेशन झेल सकते हैं, क्योंकि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में अभी 2-2.5% बिकना बाकी है।
शायद पीपीएल फार्मा में भी कुछ बिकना बाकी है। तो इन स्टॉक्स में ये छोटा सा ओवरहैंग रहता है, बट इसमें तो बहुत बड़ा है, क्योंकि केवल 11% का फ्री फ्लोट है, 25 का होना चाहिए। वो होते होते अभी 2-3 साल लग जाएगा, तो मेरी लिस्ट में कहीं से नहीं है। मल्टीपल टाइम्स मैंने रिपीट किया है कि आपके में भी नहीं होना चाहिए 137 के पहले। 137 पे आईपीओ बेस एटलीस्ट प्राइमा फेसी कंफर्म होगा, तब देखेंगे। वही नया लो बना रहा है तो मेरा वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर है आपके पास, पुल बैक का वेट कर सकते हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज से दूर है, 105-6 तक पुल बैक दे सकता है, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काउंटर में। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सौरभ जी, ये बोल रहे हैं कि सर सोम डिस्टिलरीज इन्होंने 128 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? विशाल मेगा मार्ट सर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए नहीं ले रहा हूँ मैं। सोम डिस्टिलरीज पर बता दीजिए अपना व्यू। तुम डिस्टिलरी में अभी कोई भी बुलिश एविडेंस बना नहीं है सर। 115.99 पे अगर ये निकलता है तो फिर अगला लेवल 108.70 का है। अब मैं सेल के मूड में नहीं हूं, अब मैं केवल बुलिश एविडेंस के मूड में हूं। जिस दिन मेरे को जहां प्रॉपर बुलिश एविडेंस विथ इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम देखा तो मैं लॉन्ग करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि अगर आपको निकलना था तो 153 पे 115 का टारगेट खुला था, अब 115 आ गया है। यहां से मैं 115 108 में कोई भी सेलिंग नहीं देख रहा हूं, केवल और केवल बुलिश एविडेंस पे बाइंग देखूंगा। एक हमारे साथ हमारे दर्शक हैं शोभित ठाकुर साहब, ये फौजी हैं सर, पहले तो आपको सैल्यूट। और इनके पास 400 शेयर हैं एचबीएल पावर के सर, 1014 रुपये के लिए हुए हैं। अब इनको काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्या करें? एचपीएल एचपीएल पावर, एचबीएल इंजीनियरिंग जो अब कहलाता है। एचपीएल इंजीनियरिंग, हम्म, एचपीएल इंजीनियरिंग सर 909 रुपये तोड़ दिया है। 909 के नीचे हमने 806 का लेवल डिस्कस किया था, 806 आ रहा है। भगवान से अगरबत्ती लगा लीजिए, अगर 806 नहीं प्रोटेक्ट हुआ तो फिर 645 618 आएगा। इडलवाइज और स्टरलाइट टेक, इनमें से किसी को खरीदारी कर सकते हैं करंट प्राइस पर? सर एडलवाइस में कोई मोमेंटम नहीं है, 120 के ऊपर मोमेंटम बनेगा। अगर ब्रोकिंग का शेयर लेना ही है तो आईआईएफएल देख लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। एसटीएल टेक आई वुड नॉट बी अ बायर हियर। जिस हिसाब से मूव आई थी, अब तक स्टॉक को 140 रुपए खड़ा होना चाहिए था। तो ट्रेन अगर 2 घंटा 4 घंटा लेट है तो ठीक है, अगर 3 दिन लेट है मतलब ट्रेन कैंसिल हो चुकी है, तो ये कैंसिल हो गया इसका बुलिश नेचर। 126 128 के ऊपर निकलेगा तो वापस से मेरे इंटरेस्ट में आएगा। आपके इंटरेस्ट में भी 128 के नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं फिर वही लेटेंट व्यू या बजाज फाइनेंस जैसे, हाउसिंग फाइनेंस जैसे लंबा समय आपको फ्रस्ट्रेशन और शायद लंबी डाउनसाइड भी झेलनी पड़े। राजेश राय जी पूछ रहे हैं सर, टाटा पावर को सेल करके जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में शिफ्ट कर लें क्या? एनी डे गुड चॉइस, एनी डे गुड चॉइस। अगर 3 साल का नजरिया है, एनी डे गुड चॉइस, क्योंकि ऐसा नहीं टाटा पावर नहीं चलेगा, टाटा पावर के मुकाबले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा कंपैरेटिवली ज्यादा रिटर्न देगा। ठीक है। बालकृष्ण इंडस्ट्री में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? बालकृष्ण इंडस्ट्री आज ब्रेकआउट दिया एक छोटा सा, ये फंडो में ना बालकृष्ण, नहीं नहीं सर, ये फंडो में नहीं है, तो इस ब्रेकआउट को मैं नहीं मानूंगा। ऊपर में बाउंस बैक में 2543 तक जा सकता है। 2543 पे दोबारा सवाल पूछिए, वहां पे मेक और ब्रेक स्ट्रक्चर बनेगा। तो फिलहाल 2543 आ रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर एफएनडो में होता तो ऑप्शन सेलिंग के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर लेते, बट चूंकि एफएनडो में नहीं है तो अवॉइड कर देना चाहिए। रिगाल रिसोर्सेज 131 के लिए हुए निशांत जी ने, इसमें क्या करें सर? रिगाल रिसोर्सेस सर अगेन आईपीओ बेस बना नहीं, प्राइमा फेसी आईपीओ बेस एक छोटा सा बना था 93 89 पे, जो कि 87 में फेल भी हो गया है। तो अभी फिलहाल जब तक कोई नया आईपीओ बेस नहीं बनता है, वेट एंड वॉच के मूड में रहना चाहिए। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ में ब्रेकआउट आया है क्या, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? दीपक शारदा जी पूछ रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर, हाँ, ये 515 वाला। 515 वाला नहीं सर, कोई ब्रेकआउट है नहीं, बल्कि ये ब्रेकआउट 27 नवंबर वाला था। 1145% वॉल्यूम राइज 3.4 मिलियन का, जो इंट्राडे में ही फेल हो गया था, डे लो पे आके क्लोज किया था। तो अब उसका लिक्विडेशन इसको 483 तक आराम से ला सकता है। ठीक है। मिश्र धातु निगम 412 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं विष्णु जी ने, इसमें क्या करें सर? 412 रुपये के, ये बोल रहे हैं कि सर 8 महीने से होल्ड कर रहा हूँ, लॉस काफ़ी बढ़ रहा है। 8 महीने से आपको होल्ड करना नहीं चाहिए था। 451 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था,
अगस्त 2024 को, ये इंटरिम बजट के बाद, तब से मैं बोल रहा हूँ कि बाइंग क्लाइमेक्स है, निकलिए। 229 का लो बना के 451 आया है, अगली बार जब गिरेगा तो 229 का लो तोड़ देगा। जितनी जल्दी हो सके इससे निकल जाइए, जितनी जल्दी हो सके रेलवे डिफेंस पीएसयूज को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, आप बहुत सुखी रहेंगे। इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी और पीएसयू बैंक में सेलेक्ट पीएसयू बैंक्स को आप रख सकते हैं, बाकी को हटा दीजिए, पीएसयू स्टॉक्स को, सुखी रहेंगे। ठीक है। हर्षप्रीत कौर जी हैं राजेश एक्सपोर्ट पर, इनका सवाल है 187 रुपये के लिए हुए हैं सर, इसको अब रखें पोर्टफोलियो में या प्रॉफिट बुक करें? प्रॉफिट इसमें आ रहा होगा अंशु भाई, 187, अच्छा 190 आ गया, ठीक है। सर आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको स्टॉक में प्रॉफिट हो रहा है। 1100 रुपए से नॉन स्टॉप, 2023 फरवरी में 1100 था, वहां से नॉन स्टॉप गिरते हुए 149 आया है। मैंने आपको आरकॉम का और बाकी स्टॉक्स के चार्ट दिखाए कि ओवरहेड सप्लाई कैसे टेक ओवर करती है। जितनी जल्दी निकल जाए और दोबारा स्टॉक को छेड़ना भी मत। नहीं, अभी तो किस्मत वाले हैं, पैसा कमा रहे हैं, शायद किस्मत हर बार साथ ना दे। देखिए, जो दर्शक अभिषेक पटेल साहब हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे पूछ रहे हैं सर, मैं इसमें स्टॉक एक्सरे में बात करूंगा तो आराम से बात करते हैं इस पर। फटाफट से एक सवाल लेता हूं भार्गव जी का सुपर चैट पर। सुजलॉन लिया हुआ है 63 का, लॉस हो रहा है सर, इस पे क्या करें? सुलोन 63 का लिए, अगर इन्वेस्टर हैं तो होल्ड कर लीजिए, आपको 80 रुपये मिल जाएगा। अगर ट्रेडर हैं तो गलत स्टॉक में बेच के मोमेंटम स्टॉक्स में आ जाइए। राहुल जी, लेटेंट व्यू पर हम बात कर चुके हैं, टाटा टेक पर बात कर लेता हूं। एक्समेंस के नाम से आईडी बना हुआ है, 9% लॉस हो रहा है सर, बुक करके एसीसी में शिफ्ट कर लें क्या? किसमें लॉस हो रहा है सर? टाटा टेक पे लॉस हो रहा है, ये बोल रहे हैं एसीसी में शिफ्ट कर लें क्या इसको? तो देखिए, टाटा टेक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं इस पे सलाह नहीं दे पाऊंगा। बट मैं नहीं करता, मैं नया पैसा एसीसी में जरूर डाल देता, बट अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं छेड़ता भी नहीं काउंटर को।